अप्लाइड फिजिक्स वीक 3 लेक्चर्स, और इसमें हम जो रिमेनिंग चैप्टर है, चैप्टर 23 वो कवर करेंगे। और टॉपिक्स हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड फोर्स, और बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशन फील्ड है उसी तरह से है कि आपके पास अगर आपने मेजर करनी हो, या जब मेजर करने की बात कर लें कि आपने ग्रेविटेशन फील्ड मेजर करनी है, तो उसके लिए आप त्रियाकार कुछ इस तरह से इख्तियार करते हैं। लेट्स से आपके पास ये अर्थ है, ये अर्थ है, और इसकी वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड है आपने वो देखनी है। लेट्स से इस पर पहले आपने पॉइंट डिफाइन करना है कि इस पॉइंट पे आपने ग्रेविटेशन फील्ड देखनी है अर्थ की वजह से। तो आप यहाँ पे रखते हैं एक टेस्ट मैस, यहाँ पे आपने रखा मैस इस पॉइंट पे जो कि स्मॉल हो, और क्योंकि इसकी फील्ड जो है ग्रेविटेशन फील्ड वो मैस की प्रॉपर्टी है, तो इसकी वजह से भी होगी, लेकिन इतनी ना हो कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करे। तो हम स्मॉल मैस रखेंगे, और इस मैस पे जो फोर्स लगेगी अर्थ की वजह से, ऐसे डाउनवर्ड फोर्स है, वो हम देखेंगे। वो हमारे पास कैलकुलेट हो गई फोर्स, ऐसे हमने कैलकुलेट कर ली। अब अगर आप इस फोर्स में से, फोर्स के एक्सप्रेशन में से अगर आप m को निकाल दें, m को निकालने का मतलब यह है कि आप इसमें से डिवाइड कर दें, ये आपने m, ये m इससे डिवाइड कर दिया, तो बाकी रह जाएगी फील्ड, ये रहेगी फील्ड। तो ये g इज इक्वल टू एफ ओवर m, तो ये हमारे पास बाकी रह जाएगी फील्ड। इस तरह से हम देखते हैं ग्रेविटेशन फील्ड अर्थ की वजह से। अब इसी तरह अगर आपने कि देखनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो किसी चार्ज की वजह से, तो आप ये करेंगे कि चार्ज लेट से ये है, इसकी वजह से आपने इधर इस पॉइंट पे फील्ड देखनी है, इस पॉइंट पे पॉइंट डिफाइंड है। अब पॉइंट पे आप रखेंगे छोटा सा टेस्ट चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे इसमें, लेट से क्यू नॉट है, आपने ये रखा टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज ये पॉजिटिव है, ये भी लेट से, ये भी चार्ज लेट से पॉजिटिव है, इसकी वजह से फोर्स होगी रेडियली आउटवर्ड, तो ये रही फोर्स, ये कॉलम फोर्स होगी, पहले ग्रेविटेशन फोर्स थी, तो ये रही कॉलम फोर्स। अब कॉलम फोर्स को डिवाइड करने, अगर आप जो चार्ज पे लग रही है क्यू नॉट पे, उसको डिवाइड कर दें आप इसी चार्ज से क्यू नॉट से, तो बाकी रह जाएगी फील्ड। तो इस तरह हम फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि आप देखेंगे कि जो आपके पास फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें टेस्ट चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, जिस तरह इसमें हमारे पास टेस्ट मैस प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरह आप फील्ड डिफाइन कर सकते हैं पूरे स्पेस में, हर पॉइंट पे जहाँ पे भी आपको फील्ड चाहिए आप वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज में मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स को डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज से, तो आपके पास रह जाएगी बाकी फील्ड। तो जैसे मैंने अभी डिफाइन किया कि ये हमारे पास क्यू नॉट, क्यू चार्ज, इस तरह से मैंने फील्ड देखनी है, तो और कि इस पॉइंट पे पी पे क्यू नॉट रखा, उसके ऊपर फोर्स मेजर की, और फोर्स में को डिवाइड किया क्यू नॉट से, और तब बाकी रहेगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स हैं न्यूटन पर कूलम। और अगर आप इसको फील्ड के बारे में कुछ और कमेंट्स के, फील्ड एक आप इसने समझना कि फिजिकल रियल एंटिटी है, और जहाँ भी चार्ज प्रेजेंट होता है उस चार्ज के इर्द ये आपको उसके बाद उसकी प्रेजेंस शो करती है, ये हमारे पास फील्ड। तो ये चार्ज के साथ एसोसिएट थिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नॉट। जैसे मैंने बताया कि आप हमने फोर्स मेजर की, फोर्स से डिवाइड करें क्यू नॉट को, और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा उसमें क्यू नॉट प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये इंडिपेंडेंट है क्यू नॉट से। तो अगर क्यू नॉट प्रेजेंट ना हो, आप फील्ड टेस्ट ना भी कर रहे हो, आप टेस्ट चार्ज ना भी रखें, तो फिर भी ये चार्ज की वजह से फील्ड प्रेजेंट होगी। और इसी तरह ये जैसे मैंने आपको बताया, इफ एफ इज इक्वल टू क्यू इज सेम एज एफ ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू एम जी, बिल्कुल ये दोनों में सिमिलैरिटी है इस केस में, कि जैसे यहाँ पे जी जो ग्रेविटेशन फील्ड है, यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ जी हमारे पास ये
ग्रेविटेशन फोर्स है दो मैसेज के दरमियान में, और एफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है दो मैसेज के दरमियान में। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। ये हमारे पास हमेशा अट्रैक्टिव है, ये हमारे पास कभी रिपल्सिव भी होती है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से चार हम देख लें फील्ड को। तो दो पॉइंट एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से मैंने फील्ड देखनी है स्पेस में, तो ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से मैंने देखनी है फील्ड एट पॉइंट दिस। तो मैं क्या रखूंगा, छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे प्लेस करूंगा, जो डिस्टेंस आर अवे है, उस पर मैं ये करूंगा कूलम फोर्स। कूलम फोर्स को डिवाइड कर दूंगा मैं टेस्ट चार्ज से, और बाकी रह जाएगी मेरे पास इस चार्ज की फील्ड। तो देखिए मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन में कोई टेस्ट चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि आप टेस्ट चार्ज रखें ना रखें, यहाँ पे फील्ड मौजूद हो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो जितना आप चार्ज से अवे मूव करते जाएंगे, तो उसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट से, डिस्टेंस स्क्वायर के रिस्पेक्ट से उसकी मैग्नीट्यूड कम होती चली जाएगी। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास वो वही होगी जो फोर्स कॉलम फोर्स की डायरेक्शन है। तो अब आप अगर आप पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो उसके लिए टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो आपको पता है क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज वो पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये अवे होगी, फील्ड भी अवे होगी। और नेगेटिव चार्ज है, अगर आप यहाँ पे क्यू नॉट रखें, तो उसकी वजह से फील्ड जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी, टूवर्ड्स चार्ज होगी, और फील्ड की डायरेक्शन भी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। तो यहाँ से आपको अगर फील्ड लाइंस याद हैं, वो जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर का हिस्सा है, कि फील्ड लाइंस स्टार्ट क्यों होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड क्यों होती हैं नेगेटिव चार्ज से, उसकी वजह ये है हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो आपके कहीं भी इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप फिर फोर्स देखेंगे तो वो रिपल्सिव होगी। तो रिपल्सिव फोर्स से आप अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, वो अवे होगी। और नेगेटिव चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज चूंकि पॉजिटिव है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। और इसी तरह अगर आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस हों, तो हम जैसे कि कूलम फोर्स में देखा था हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो यहाँ पर भी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करोगे। एट ए टाइम एक टाइम में एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, और दूसरे टर्न में आप पहले चार्ज को इग्नोर कर दोगे टोटली, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे। तो तीसरे चार्ज के लिए आप बाकी सारे चार्जेस इग्नोर कर दोगे और सिर्फ तीसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करोगे, और फिर इन सबको सम कर दोगे, और वो आपके पास होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये हमारे पास है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एट अ टाइम सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन को लेता है, बाकी सारे चार्जेस को जो है इग्नोर कर देता है। तो इसकी हम देखेंगे थ्री चार्जेस के लिए, हम जो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे थ्री या फोर चार्जेस के लिए हम देखेंगे, या फोर चार्जेस के लिए आप उसमें सुपरपोजिशन भी अप्लाई होता देखोगे। तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे। और टास्क हमारा ये है कि ये दो चार्जेस हैं, एक Q1 है Q2, और ये डिस्टेंस हमारे पास लाइन तक का A है, और यहाँ से चार्ज नेगेटिव का डिस्टेंस तक का लाइन तक का जो डिस्टेंस है B है। ये वर्टिकल हमारे पास A है, Y है। और हमने इस पॉइंट P पे हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मैंने बताया आपको, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है हमें, एट ए टाइम आपने यूज़ करनी है, फाइंड आउट करनी है एक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें जैसे स्टेप नोट किए थे कि हम ये करेंगे कि पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसकी वेक्टर कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो कंप्यूट मैग्नीट्यूड है एफ ई वन हमारे पास ये है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूँ तो Q1 पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये अलोंग द लाइन होगा उसका रिपल्जन। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ पे। तो ये होगा के कूलम कांस्टेंट है, Q1 चार्ज की मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। तो R1 ये है डायरेक्ट डिस्टेंस। तो R1 कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे पास अगर गिवन हो A और Y, तो मैं R1 कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग पैथागोरस।
तो R1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास R1 की आ गई वैल्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हो गई एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है। और इस तरह अगर आप इस चार्ज की वजह से इधर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के क्यू टू ओवर R2 स्क्वायर है, ठीक। और आप यहाँ पे के क्यू टू ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी यहाँ पे R2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। R2 की वैल्यू होगी ये बी स्क्वायर, R2 स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई दोनों ऑब्जेक्ट्स की, दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे एट पॉइंट पी पे मैग्नीट्यूड। अब बात करें कंपोनेंट फॉर्म की। कंपोनेंट फॉर्म के लिए हमें चाहिए एंगल। तो एंगल कैसे मैं देखूंगा यहाँ पे, ये देखें, ये हमारे पास है, ये जो इस लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंगल है वो है फाई, ये फाई है। तो ये हमारे पास जो लाइन है एक्सटेंड हो रही है, इसकी ये जो वेक्टर एक्सटेंड हो रहा है पी से अपवर्ड, तो ये अलोंग स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो जो एंगल यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान में और इसके दरमियान में एंगल है फाई है, एग्जैक्टली यही एंगल आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन और फाई के दरमियान में। तो आइडिया बहुत ही सिंपल है, वो ये कि अगर आपके पास दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अगर आप स्ट्रेट लाइन से इनको कट करते हैं, तो जो एंगल आपके पास यहाँ पे फाई होगा एग्जैक्टली वहाँ पे ये यहाँ पर भी यही एंगल फाई होगा। तो बिल्कुल यही है, ये स्ट्रेट लाइन है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करती हैं, तो जो ये एंगल बनेगा एग्जैक्टली वही एंगल यहाँ पे होगा। तो यहाँ से हम इसको सिंपल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये हमारी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हम डिनोट कर दें, ये है एक्स, ये है वाई, ये एक्स और वाई। तो एक्स कंपोनेंट बन जाएगा ये वाला, इस डायरेक्शन में ये एक्स कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट बन जाएगा के क्यू वन आर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड आ गई, और साथ कॉस फाई आई आ जाएगा, ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। और इस तरह वाई कंपोनेंट के लिए साइन फाई पुट कर देंगे, तो साइन फाइन की डायरेक्शन जे के अलॉन्ग है कंपोनेंट की। तो ये मेरे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, दोनों की मैग्नीट्यूड जो थी साथ के क्यू वन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैंने कॉमन ले ली, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरे में आप देख लें जो अब हम इसके कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और साथ मेरे पास कॉस थीटा और साइन थीटा, ये कैसे आए वो देख लेते हैं। तो आइडिया बिल्कुल वही सेम है कि मेरे पास दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो इन दोनों लाइंस को ये कट कर रही है लाइन, तो जो एंगल मेरे पास यहाँ पे होगा, तो वही एंगल मेरे पास यहाँ पे है इधर। देखिए मैंने यहाँ पे मूव नहीं किया, यहाँ पे बिल्कुल एंगल सेम होगा, लेकिन जो एंगल मेरे पास यहाँ पे है एग्जैक्टली यहाँ पे एंगल होगा। तो जो एंगल मेरे पास थीटा यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ये एंगल होगा। तो आप ये देख लें, इसमें ये हमारे पास है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो ये मेरे पास इस वाई से नेगेटिव आया, ये भी कॉस थीटा है, और ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा जे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप दो स्टेप इसके पूरे कर लिए। पहले ये पहला था कि दोनों चार्ज की वजह से इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड फाइंड करें, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम इन एक्शन इस वजह से देख रहे हैं कि जब हम एक ही हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, तो एट ए टाइम सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन देखते हैं। कि यहाँ पे पहले मैंने टेस्ट चार्ज की और Q1 की इंटरेक्शन देखी, वो ये थी, और फिर Q2 की और टेस्ट चार्ज की, ये हमारे पास इंटरेक्शन थी। तो ये हमारे पास दो चार्ज की वजह से अलग अलग मैंने मैग्नीट्यूड उनकी कैलकुलेट कर ली, फिर उसको लिखा कंपोनेंट फॉर्म में। अब तीसरा स्टेप था हमारा कि इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो इसको ऐड कर दें, ये एक्स कंपोनेंट एक्स में हो जाएगा, ये वाई कंपोनेंट वाई में हो जाएगा, तो मेरे पास टोटल का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये देखें के क्यू वन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर, ये हमारे पास कॉस फाई है, और के क्यू टू बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये आ गया, और साथ आई आ गया। और इस तरह साइन फाई के लिए आप दोनों को कंबाइन करके, दोनों में जे है, तो जे के साथ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी के बाहर है। तो ये हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं एट पॉइंट पी।
तो अभी तक हमारे पास एक्सप्रेशन बहुत ही जनरल है, ना हमने ये साइड स्पेसिफाई की हैं कि इक्विलर ट्राइंगल है, या ना हमने इसका अभी तक जो थीटा की वैल्यू बताई है कि थीटास क्या है। तो ये मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन है। अब हम केस को स्पेसिफाई करते हैं कुछ, वो ये है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस की वो बराबर कर दें, अगर जैसे कि ये है बराबर कर दी गई, और आ, ये जो दोनों साइड्स हैं ये वाली, ये पहले ए बी थी, ये बराबर कर दी गई। तो ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एंगल है ये थीटास ये बराबर हो जाएंगे। तो अब अगर आप इस स्पेसिफिक केस के लिए जिसमें चार्जेस की मैग्नीट्यूड बराबर है और वो जो हमारे पास ए दोनों है, ए बी दोनों बराबर हैं, तो उस जो एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गया स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है बी था हमारे पास, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। हमारे पास यहाँ पे फाइव था, यहाँ पे थीटा हो गया क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, और एग्जैक्टली हमने यहाँ पे किया है वही। तो दोनों के जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, वो दोनों ये सेम एक्सप्रेशन हैं। और जो ये वैल्यू है इसको हम कर लें जो इक्वल है, तो इसको लिख लेंगे 2k क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से ट्राइंगल से आराम से फाइंड की जा सकती है। तो ये हमारे पास है, ये थीटा है, तो ये है बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, आर की वैल्यू होगी जैसे कि मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ कि आर की वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एग्जैक्टली वाई स्क्वायर। तो सेम है वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऊपर ए और नीचे आ जाएगा ये स्क्वायर रूट। तो इसकी पावर वन है, पावर है इसकी पावर है 1/2, 1/2 प्लस वन हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम अगर एक स्पेसिफिक केस लेना चाहें कि इसकी लिमिट्स में, कि डिफरेंट लिमिट्स में एक्सट्रीम पे कैसे दिखता है एक्सप्रेशन। तो वाई, जो ये डिस्टेंस है वाई, आप इसे बहुत दूर ले जाएं कि जब मच लार्जर हो एज कम्पेयर टू ए। तो ए जब मच लार्जर हो एज कम्पेयर टू ए, तो आप इसको एग्जैक्ट बराबर ए स्क्वायर को जीरो ए को जीरो पुट कर दोगे, तो ये वाई स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे वाई की पावर आ जाएगी क्यूब में। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम कहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल, कि इक्वलिंग चार्जेस हैं और मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस की सेम है, स्मॉल डिस्टेंस से स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड हैं और इनकी पोलैरिटी ऑपोजिट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड है, और मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस की सेम है, इसको हम कहते हैं बेसिकली डायपोल। तो डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिहेव करता है डिस्टेंस क्यूब के। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करता है डिस्टेंस स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर के। और ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है डिस्टेंस के क्यूब के। तो ये दोनों में हमारे पास पॉइंट चार्ज और डायपोल मोमेंट में फ़र्क है। तो अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे। प्रॉब्लम नंबर 12 पे हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास एक ये है सेटअप है, वो ये है कि ये ओरिजिन पे हमारे पास चार्ज नेगेटिव पड़ा है, इसे चार्ज वन मैंने कहा है, और 1 मीटर अवे है हमारे पास चार्ज टू, चार्ज टू हमारे पास 1 मीटर अवे है, और ये है पॉजिटिव चार्ज। तो मुझसे ये पूछा गया है कि मैंने इस लाइन पे या इस कहीं भी नो फील्ड रीजन फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो इसमें एक बात, हमारे पास कई रीजन है। एक तो ये बात तय कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसी लाइन पे ही होगी जहाँ पे जीरो होगी, ऊपर नीचे हमारे पास जीरो नहीं होगी इस पर्टिकुलर केस में। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दरम्यान में अगर वो पॉइंट लें, लेट से आप कोई चार्ज रख लें, लेट से पॉजिटिव चार्ज रख लें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड होगी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इसी डायरेक्शन में दोनों फील्ड होंगी। तो फील्ड दो चार्ज की वजह से या कई चार्ज की वजह से कैंसिल तभी होंगी, इस केस में दो चार्जेस हैं, कि जब दोनों फील्ड्स की मैग्नीट्यूड सेम हो
उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन दोनों सेम है, ऑपोजिट है ही नहीं। तो आप दरमियान में दोनों चार्जेस के, अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं पोलैरिटी, उनको दरमियान में कोई भी पॉइंट लें तो उनकी फील्ड ऑपोजिट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस जब ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, उनके दरमियान दरमियान में कहीं भी आपको जीरो फील्ड रीजन नहीं मिलेगा। तो फिर इसका अ, तो अब क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास कहाँ पे आपको नो फील्ड रीजन मिलेगा। तो वो या यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। वो जैसे कि पहले तो आपने चेक करना है कि फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ लेट से पॉजिटिव चार्ज, तो इस फील्ड की वजह से, नेगेटिव की वजह से, यहाँ पे पॉइंट पे मैं रखता हूँ चार्ज, इसकी वजह से होगी टूवर्ड्स नेगेटिव अट्रैक्टिव, और ये इसकी वजह से होगी टूवर्ड्स दिस वे। तो ये देखें, यहाँ पे अगर मैं चार्ज रखता हूँ तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे आप होप कर सकते हैं कि आपको जीरो फील्ड रीजन मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि जीरो फील्ड फाइंड करने का तरीका यही है कि अगर दो चार्जेस हैं कि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो नो फील्ड रीजन होगा। इधर आप रखेंगे तो इधर भी आपके पास यही आएगा। तो आपको ये दोनों फील्ड की ऑपोजिट होगी। यहाँ पे भी आप अगर रखेंगे चार्ज तो दो फील्ड ऑपोजिट होगी। यहाँ पर भी हमने देख लिया कि यहाँ पे फील्ड दोनों की ऑपोजिट है। तो यहाँ पे आपको चार्ज रखना है या यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है। तो इसका आंसर ये है कि आपके पास अगर दो चार्जेस की पोलैरिटी ऑपोजिट हो तो आपने कभी भी नो फील्ड आपको दोनों के मिड में नहीं मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो फिर आप तो फील्ड, नो फील्ड रीजन उस चार्ज के करीब होगा जिसकी मैग्नीट्यूड कम है। तो मैग्नीट्यूड इन दोनों में से किसी कम है, ये 2.5 है और ये 6 है। तो ये 6 है हमारे पास और ये 2.5। तो हमने कहाँ रखना है, जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है। तो हमारे पास नो फील्ड रीजन यहाँ पे आपको कहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं होगा। इसकी वजह आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो हम ये करेंगे कि हम ये पॉइंट, इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे जो नो फील्ड रीजन यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो एक तो अपोजिट चार्जेस हैं, मिड में नहीं है, और ये वो पॉइंट है जो कि नेगेटिव चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल है, 2.5 है, ये 6 है, स्मॉल है, इसके साथ है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने वो रीजन ढूंढ लिया कि कहाँ पे है रखना आपने चार्ज, तो बाकी काम आपका ये रह जाता है, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है, तो बाकी आपके पास काम ये रह जाता है कि आप दोनों की फील्ड जो है उसका उसको इक्वल करें, कि वो डिस्टेंस ढूंढें जहाँ पे दोनों की फील्ड इक्वल है। तो आपने इक्वेट करके मैंने इसको रखा है। तो ये इसकी वजह से, Q1 की वजह से ये डिस्टेंस x है, यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस x है ये। तो Q1 की वजह से फील्ड होगी के Q1, ये Q1 है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो पोलैरिटी इसमें शामिल नहीं करनी, यहाँ पे पोलैरिटी सिर्फ आपने देख ली कि जहाँ पे पोलैरिटी आपको डायरेक्शन बताएगी। और ये है मेरे पास 2, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस एक्स। तो KQ2 ओवर आर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास के से कैंसिल हो जाएगा, आपको इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करेंगे, एल्जेब्रिकल स्टेप्स हैं, तो आपको ये बताएगा एक्स की वैल्यू है 1.82 मीटर्स। और चूंकि हमें पता है कि पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन ये है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव में होगा। तो इस तरह से आपके पास किसी भी दो चार्जेस जिनकी पोलैरिटी सेम हो, बेशक पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, या फिर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो आप उसकी जीरो फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक और अगर एग्जांपल इसमें देख लें कि अगर ये चार्ज होता, पॉजिटिव होता, ये भी और ये भी आपके पास पॉजिटिव होता, तो फील्ड, नो फील्ड रीजन ना यहाँ पे होता ना यहाँ पे होता, इनके दरमियान में फील्ड होती, क्योंकि इस चार्ज की वजह से फील्ड होती इस तरफ, और इस चार्ज की वजह से फील्ड होती इस तरफ। तो आपको नो फील्ड रीजन दरमियान में मिलता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या आपके पास चार चार्जेस हैं, ये चार चार्जेस हैं, और आपको ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एट लोकेशन क्यू। तो इस क्यू पॉइंट पे लुक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ये हमारे पास जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर गए चार्जेस, वो स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस भी स्क्वायर ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो सारा ए है।
तो ये 2Q है, ये 3Q है, ये 4Q है, और ये इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पहले मैं देखूंगा ये इस चार्ज की वजह से, ये इस चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस है ए, और ये डायरेक्शन है एक्स, ये डायरेक्शन एक्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फील्ड देखूं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी टुवर्ड्स एक्स होगी। अच्छा, वो मैं लिख ली कि ए 2Q ओवर ए स्क्वायर, ये ए डिस्टेंस था, ये ए डिस्टेंस था, और ये था आई। अब है इससे, इसके लिए मैं लिख लेता हूँ फील्ड, ये है 4Q, ये डिस्टेंस भी अभी है, तो के ये भी डिस्टेंस ए है, तो के 4Q ओवर ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया। और ये भी जो इसकी भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी हमारे पास डायरेक्शन ऊपर की तरफ से होगी, तो ये हमारे पास जे, तो जे की डायरेक्शन। अब बात करें इसकी 3Q की, तो 3Q में हमारे पास जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो आर है, आर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पैथागोरस, और पैथागोरस में हमें मिलेगा, ये साइड होगी ए, ये ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा, 2A स्क्वायर, तो ये 2A स्क्वायर आ गया। तो ये चार्ज की मैग्नीट्यूड है 3Q, और चूंकि ये स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर है, तो ये एंगल आपके पास 45 डिग्री होगा, और यहाँ से जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, और ये इसकी भी, ये भी जो होगा आपके पास 40, एक मिनट यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपके पास फील्ड, और ये भी एंगल आपके पास होगा 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। तो ये दोनों की एंगल 45 डिग्री, और वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। और आपको पता है 45 का कॉस 45 और कोसाइन 45 इस पॉइंट पे दोनों सेम होते हैं, तो ये वैल्यू होती है 1/2, ये 1/2 है। तो ये आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, मैंने आपको ये शो कर दी, और थीटा कैसे आई वो ये आपके पास है। अब सिर्फ आपने ये करना है कि जो कंपोनेंट्स हैं आई आई में ऐड करना है, जे जे में ऐड करना है आपने, तो यही हमने किया है। तो ये हमारे पास है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। तो आप चाहें तो फोर्स फाइंड कर सकते हैं सिर्फ, कि आप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर क्यू से यहाँ पे क्या फोर्स अप्लाई हो रही है क्यू पे, आप सिर्फ क्यू को ई से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। लेकिन ये हमारे पार्ट ऑफ एक्सरसाइज नहीं है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अभी हम कॉलम्स लॉ यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन कॉलम्स लॉ की लिमिटेशन है वो ये कि वो पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है। तो हमने जितने भी चार्जेस देखे हैं यहाँ पे वो पॉइंट चार्जेस से, लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक ग्लास है, रॉड है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली आप कॉलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास इस तरह के चार्जेस हों, या हमारे पास चार्जेस कोई लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे है हमारे पास चार्ज, या वॉल्यूम पे है हमारे पास चार्ज, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो कैसे हम कूलम्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आपसे। तो प्रोसीजर ये है इसके लिए कि डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉल एलिमेंट डेल्टा क्यू। को हाइपोथेटिकली ये इमेजिनरी तौर पे आप ये करेंगे कि अपनी वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसको मैंने कहा है डेल्टा क्यू। तो ये हमारा होगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा हमारे पास कैलकुलेट डेल्टा ई ड्यू टू वन ऑफ थ्री दीज ऑफ पी। तो आप ये कोई भी डेल्टा क्यू इसमें से ले लें, और उसके लिए आपने फाइंड करनी है सिर्फ डेल्टा ई, जो कि है ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डेल्टा क्यू। तो पहला स्टेप है डेल्टा क्यू स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना, कोई भी स्मॉल एलिमेंट पिक करके उसके लिए आपने लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और अब तीसरा आपके पास है जो स्टेप, कि सारे डेल्टा क्यूज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे डेल्टा क्यूज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने उनको कर देना सम। तो सारे डेल्टा क्यू पहले क्या था, डेल्टा क्यू में डिवाइड करना है पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को, एक डेल्टा क्यू वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है पॉइंट पी पे, और सारे डेल्टा क्यूज को ऐड कर देना। तो इस स्टेप को मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ आपको, कि ये मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन थी,
और एक पॉइंट पी पे मैंने फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, इनको डेल्टा क्यूज में डिवाइड किया। एक डेल्टा क्यू की वजह से जो डिस्टेंस आर वे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी मैंने, वो डेल्टा ई होगी, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को सम कर दिया। तो ये देखिए मैंने ये सम कर दिया, सम लगा दिया, सारे डेल्टा क्यू आई है, ये क्या आर आई है, डेल्टा क्यू आई और इस पॉइंट पी के दरम्यान में डिस्टेंस आर आई उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन है। तो अब अगर मैं इसको इतने जैसे मैंने बताया कि कूलम्ब लॉ अप्लाई होता है पॉइंट चार्जेस के लिए, तो अगर डेल्टा क्यू अपोचिस टू जीरो होगा तो तभी हम इस कूलम्ब लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। तो डेल्टा क्यू आई जैसे आप अपोच टू जीरो करेंगे, तो ये डेल्टा क्यू ये जो है ये स्मॉल हो जाएगा, अपोच टू जीरो हो जाएगा, इस लिमिट के अंदर जो सम होता है ये इंटीग्रल बन जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल बन गया। तो अगेन स्टेप पहले है डेल्टा क्यू में डिवाइड करना। एक डेल्टा क्यू के लिए आपने लिखनी है, डेल्टा क्यू के लिए आपने लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर आपने इंटीग्रेट करके सारे डेल्टा क्यूज के लिए सम कर देना। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट पी। रियल वर्ल्ड में हमारे पास ऐसा होता है कि जो चार्जेस गिवन होते हैं वो बेसिकली डेंसिटीज में गिवन होते हैं। तो अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिसमें चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो रो इज इक्वल टू क्यू और वी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और सिग्मा आपके पास है चार्ज पर यूनिट एरिया। और आपके पास लैम्डा होगा लाइन चार्ज डेंसिटी, इसको हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे पास सरफेस डेंसिटी है, ये वॉल्यूम डेंसिटी है, ये रो सिग्मा और लैम्डा। यूनिट्स इनके होंगे चार्ज कोलम डिवाइड बाय मीटर क्यूब, चार्ज डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, चार्ज डिवाइड बाय मीटर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। जैसे अगर आपने स्मॉल एलिमेंट इसमें इसमें लिखना है, अगर आपके पास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने इसमें स्मॉल एलिमेंट लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ये डेल्टा क्यू, ये डेल्टा वी डी वी। तो डी वी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ गया डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। इसका स्मॉल एलिमेंट बनेगा आपके पास सरफेस पे, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस पे चार्ज स्प्रेड है, तो ये आएगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया। और ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा लाइन चार्ज और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। तो ये चार्ज स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, लेकिन लाइन के लिए लैम्डा है तो ये लेंथ है, ये सिग्मा है और एरिया है, और यहाँ पे रो है और यहाँ पे वॉल्यूम है। और लास्ट पॉइंट आपने एक सिमिट्री देखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है। कंसीडर सिमेट्री टू रिड्यूस द एफर्ट। आपने ये देखना होगा कोई जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे कि ये हाफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक फलां कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है और बाकी हाफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एग्जैक्टली नेगेटिव है। तो ये किसी तरह कैंसिल तो नहीं हो रहे। तो अगर आप इस तरह की चीज़ एनालिसिस कर लेते हैं तो आपकी एफर्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी और आपको कंपोनेंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जो एट द एंड आपके पास जीरो आएगा। तो ये देख लें इसमें एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, कि हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड। और ये मेरे पास चार्ज रॉड है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है। इसके ये पॉइंट है ए डिस्टेंस अवे, ये पॉइंट है ए डिस्टेंस अवे, ये पॉइंट है। और मैंने यहाँ पे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरे पास प्रॉब्लम है। तो मेरा पहला स्टेप क्या था कि इस पूरी लेंथ को मैंने स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करना है। तो ये मैं सिर्फ डी क्यू लिख दिया, स्मॉल एलिमेंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये अभी इसको इमेजिन यही समझे कि स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइडेड है, तो मैं सिर्फ एक लिस्ट करता हूँ डी क्यू, ताकि आपको सारा ये इस तरह से जंबल नजर आए। क्योंकि हम तो इसको वैसे भी इमेजिन तौर पे डिवाइड कर रहे हैं, कोई रियल में इसमें डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम ये इसको। तो ये डी क्यू लिया, तो डी क्यू पे हम कुल मिला अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पहले लिख लें, वो दूसरा स्टेप है हमारा। तो डी ई इज इक्वल टू के ई डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स मेरे पास यहाँ पे यहाँ तक का डिस्टेंस है। और डी क्यू जैसे मैंने बताया लाइन चार्ज है, तो इसके लिए आ जाएगा लैम्डा डी एक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ एलिमेंट। तो ये हमारे पास हो गया लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एक्स।
तो ये मेरे पास आके दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करना, एक ही स्मॉल एलिमेंट के लिए डी ई लिखना, उसकी मैग्नीट्यूड मैं लिख ली। अब है इन स्मॉल एलिमेंट्स को सबको अकोमोलेट करना या सम करना। तो डी ए मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कहाँ से है, ए से लेके, ए डिस्टेंस से लेके एल प्लस ए तक। तो ए से लेके एल प्लस ए तक, ए से लेके एल प्लस ए तक। तो यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है, ये इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ई इज इक्वल टू के ई लेमडा माइनस वन ओवर एक्स, ए से लेके ए प्लस एल। आप इसको पुट करेंगे, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद ये थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस हाँ सूरत में आ जाएगी। मज़ीद ये है कि क्यू और एल, आपके पास एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एल और एल कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे मैंने लेमडा की वैल्यू पुट की है, लेमडा की वैल्यू पुट की है क्यू ओवर एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, क्यू के ई ओवर ए इंटू एल प्लस ए हो गया। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, और जो कि उसी एक्सिस उसी लाइन पे जिसमें हमारे पास रॉड रखा हुआ उसी एक्सिस पे हमारे पास वो पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो अगर आपके पास जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन होगी एक्स डायरेक्शन में, और अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स होगी। एक और एक्सरसाइज देख लें जिसमें हमारे पास यहाँ होगी सिमेट्री, जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिमेट्री से आपने कैंसलेशन देखनी है। तो वो हम देखेंगे यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज, और ये मेरे पास रिंग ऑफ चार्ज है, ये रिंग ऑफ चार्ज है। तो पहला स्टेप, और इसका जो रेडियस है वो ए है, और एक पॉइंट है जो इस एक्सिस पे, इसके सेंट्रल एक्सिस से एक्स डिस्टेंस ऊपर है, ये एक्स डिस्टेंस। इस पॉइंट पे मेरा मकसद है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं क्या है। तो पहला स्टेप है कि इस रिंग को मैंने डिवाइड करना स्मॉल एलिमेंट्स में, तो मैं यही करूँगा, स्मॉल एलिमेंट्स में मैं डिवाइड किया मैंने, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए मैंने एक्स डिस्टेंस पे या इस डिस्टेंस पे, इस पे पॉइंट पे लिख ली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होगी, ये पॉइंट मेरे पास आर है, ये आर है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस। तो याद रहे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करें, डिस्टेंस जो होगा दो चार्जेस के दरम्यान में वो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा। तो ये आर है, पाइथागोरस के मुताबिक आप ये इसका आर फाइंड कर सकते हैं, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पे किया है। दूसरा स्टेप मुकम्मल। अब होगा थर्ड स्टेप कि आप कंपोनेंट्स लिखें, इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें इसे, और फिर हर कंपोनेंट को आप करें एग्रीगेट, सम करें। तो डेल्टा ई को मैं ये पहला कंपोनेंट कह रहा हूँ जो टूवर्ड्स सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस के अलोंग पैरेलल है। तो ये के ई डी क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, क्योंकि ये देखें ये है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इसका आप थीटा लें, कॉस थीटा लें तो ये अलोंग लाइन होगा। तो कॉस थीटा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू ये देखें ये दी हुई है, ये है, आप कॉस थीटा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल से, ये एंगल है यहाँ पे, जो एंगल ये है एग्जैक्टली यही एंगल होगा, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो ये एंगल होगा एग्जैक्टली ये भी वही एंगल होगा। तो ये कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा ये बेस बन जाएगी, और ये बन जाएगा हाइपर ये परपेंडिकुलर, और ये आपके पास हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा आ जाएगा एक्स ओवर आर जो कि हाइपोटेनस है। उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, आर की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स कॉस थीटा की वैल्यू आ गई एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको आप इकट्ठा करेंगे, ये बेसिस सेम है, पावर इसकी वन है, इसकी वन ओवर टू है, उसको ऐड करेंगे तो थ्री ओवर टू बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कोई जो आपके पास कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट तो नहीं होता। तो आप देखोगे कि एक कंपोनेंट हमारे पास एग्जैक्टली कैंसिल आउट होता है, उसके वो इस तरह से कि साइन थीटा हमारे पास जो कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर है, ये कंपोनेंट है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, ये होगा, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है।
और एग्जैक्टली इसके दूसरे साइड पे ये हमारे पास यहाँ पे भी एक पॉइंट है, वो है एलिमेंट है, ये देखिए ये एलिमेंट एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट। तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट डी क्यू। इस डी क्यू की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगा। तो इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम होगी, और डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी वर्टिकल कंपाउंड की वजह से। तो इसी तरह हर आपके पास एलिमेंट के लिए डी क्यू के लिए इसका ऑपोजिट डी क्यू एग्जिस्ट करता है। तो वो एक दूसरे को जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है उन सब का सम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो नज़र आ रहा है कि वो जीरो होगा। अब आए आगे, सिर्फ पहले कंपोनेंट को हम देखेंगे। तो पहले कंपोनेंट को मैंने सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन की, आप ये देखिए इस पॉइंट पे एक्स आपके पास कांस्टेंट है, ए रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है इसका, ना एक्सचेंज हो रहा है कि हम पॉइंट को आगे पीछे करें, के ई वैसे कांस्टेंट है। तो सिर्फ इंटीग्रेशन रह जाएगी डी क्यू पे। तो आप इस पूरे रिंग के चार्जेस, स्मॉल चार्जेस को ऐड करोगे तो आपको पूरा चार्ज मिलेगा। तो ये डी क्यू, सारे डी क्यूज को ऐड करोगे पूरे रिंग पे तो आपको टोटल चार्ज मिलेगा रिंग पे। और इसकी जो डायरेक्शन है जैसे यहाँ पे हम नजर आ रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ये हमने फाइंड कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्जेज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक त्रियाकार है या एक आप समझ लें कि विजुअलाइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जैसे कि हमने एक विजुअलाइजेशन देखी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो है विक्टोरियली, कि अगर आपके पास एक कोई चार्ज है तो आप उसके वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये चार्ज है तो आप उसके एक पॉइंट पे वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये वेक्टर शो करता है इस पॉइंट पे जो वेक्टर की लेंथ शो करती है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और डायरेक्शन शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब अगर आप इन सारे वेक्टर्स को जो आप ड्रॉ करते हैं उनको मिला दें तो वो बन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई हैं। और अब वेक्टर क्या होगा, अगर आप इसे प्रीवियस जो पिक्चर है वेक्टर वाली वो रिट्रीव करने चाहें, तो अब हर पॉइंट पे अगर वेक्टर को देखना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे आप लाइन की टेंजेंट गिरा दें, टेंजेंट कर दें आप, तो आपको नजर आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उस लाइन पे डायरेक्शन। तो बज़ाहिर इसमें ये लगता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की में आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को खो दिया है, या फिर आप कह लें कि उसको आप रिप्रेजेंट नहीं करें। क्योंकि पहले जो हमने वेक्टर ड्रॉ करते थे, वेक्टर की डायरेक्शन बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस केस में डायरेक्शन है हमारे पास जो लाइंस बता रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की लेंथ डिनोट करती थी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है उस पॉइंट पे। तो इसमें हम अगर आपसे पूछें कि ये स्ट्रेंथ कैसे बता रही हैं लाइंस, तो बज़ाहिर ये लगता है कि अब हम अगर इस पे बात करें कि हमारे पास जो डायरेक्शन तो यहाँ पे नज़र आ रही है, तो स्ट्रेंथ हमने कैसे इनकोड किया हुआ है ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ लाइंस पर एरिया। तो जहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस वो क्लोजली सेपरेटेड होंगी, और यानी कि नंबर ऑफ लाइंस एक यूनिट एरिया में ज़्यादा होंगी, तो हम वहाँ कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें करीब करीब लाइंस हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे दूर दूर होती जा रही हैं, तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो अगर आप किसी भी चार्ज के गिर्द एक स्फीयर ड्रॉ करें, वो आपके पास एरिया हो और एरिया में से आप देखें कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, तो ये आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्टिव प्रोपोर्शन ये प्रोसेस नज़र आएगा। तो कहीं सी भी पॉइंट पे आप स्फीयर ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस फेयर में से पास कर रही हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा, इसके रूल क्या हैं ड्राइंग करने के। एक तो है, फर्स्ट रूल है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड होगी नेगेटिव पे। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे चार्ज रखेंगे टेस्ट चार्ज, और इसकी वजह से फील्ड देखेंगे आप, तो वो आपको रिपल्सिव इस तरफ से मिलेगी, और इसकी वजह से जो होगी आपके पास वो अट्रैक्टिव होगी चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स स्टार्ट होगी पॉजिटिव, लाइन स्टार्ट होगी पॉजिटिव से और एंड होगी नेगेटिव पे। और नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, कि अगर आपके पास जो एक खास पिक्चर में ये देखिए, आप इसके ऊपर इन्फिनिट जो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं,
इसके ऊपर आप 600 लाइन ड्रॉ कर दें वो भी कम होगी, इसके ऊपर जितनी मर्जी कर दें। लेकिन ये आपका तरीकाकार इसमें ये है कि गिवन प्रॉब्लम के लिए आपने ना एक चीज़ कॉन्स्टेंट रखनी है कि अगर आप क्यू के लिए 3 लाइंस ड्रॉ करी हैं तो 2 क्यू के लिए आप 4 लाइंस ड्रॉ करोगे। अगर आपके पास लाइंस ड्रॉ की हैं आपने 3 क्यू के लिए, तो 2 क्यू के लिए आप एग्जैक्टली डबल करोगे, नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और तीसरा रूल ये है कि नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। तो आपके पास दूसरा ये है कि कोई जितनी मर्जी आप कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसे हैं, N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 है, और N1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 है। तो ये रूल नंबर 2। पहली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज है। प्रॉब्लम नंबर 33 है, उसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से होगी, जहाँ पे हमारे पास सरफेस स्मूथ है, स्ट्रेट है, एजेस नहीं है, तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगी फील्ड आपके पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो की है। और यहाँ पे हमारे पास एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कई सारे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और हर पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर गिराना होगा, और आप देखोगे कि फील्ड की जो शेप है कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। जो कि नेगेटिव चार्ज है तो आपके पास डायरेक्शन फील्ड की इनवर्ट होगी। प्रॉब्लम नंबर 34 पे आ जाएं। प्रॉब्लम नंबर 34 ये है कि आपके पास दो चार्ज, ये पिक्चर दी गई है और आपसे ये पूछा गया है कि चार्जेस की असल में ये मैग्नीट्यूड क्या है वो बताएं, रेशियो क्या है दोनों की चार्जेस की। और दूसरा आप ये बताएं कि चार्जेस की टाइप क्या है, पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा है। तो पहला ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन यहाँ से गिनने, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फील्ड लाइंस यहाँ पे हो गई, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे फील्ड लाइंस हैं आपके पास 3। तो टोटल आप कर लें यहाँ पे आप आधी आधी गिन लें, जैसे कि ये है कि यहाँ पे मैं गिन लेता हूँ, ये 9 है और ये 3 है, या फिर आप ये कर लें 18 है और ये 6 है, बात ये की है। तो ये मैंने की कि ऊपर ये आपके पास N1 है, जैसे इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए N1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 तो 3 है, N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 वो है आपके पास 9। तो Q1 ओवर Q2 इन दोनों की रेशियो हो गई 3/9, या फिर आपके 1/3। और चूंकि इससे अब ये आ रही हैं जो आपके हैं लाइंस, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से इस पे डाइवर्ज हो रही है हमारे पास, इससे इमर्ज हो रही हैं तो ये पॉजिटिव है, इस पे डाइवर्ज हो रही हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव है। अब हम प्रॉब्लम करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक रॉड है और उसके ऊपर चार्ज है -22 माइक्रोकुलम, और रॉड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो रॉड के मिड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा हमारे पास वो 36 सेंटीमीटर। ये गिवन है हमारे पास कि रॉड की मिड से 36 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट पी, इस पे आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करें इससे जैसा हमने जो एक्सप्रेशन है वो फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास है रॉड के एज से लेके हमारे पास यहाँ तक का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है हमारे पास ए, और ये लेंथ है पूरे रॉड की, और ए हमारे पास है यहाँ तक का डिस्टेंस। तो क्यू की के ई ये चार्ज है, और के ई हमारे पास कूलम कांस्टेंट। तो इन दोनों को आप यूज़ करें और वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आपके पास आ जाएगी कि ए मेरे पास आ गया। ए है कि मैं इसके मिड से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लूँ। वो है कि मैं मिड को इस 36 में से माइनस कर दूँ, तो मिड है मेरे पास 7, और 36 में से माइनस करते हो 29 सेंटीमीटर हो गया। तो इस एज से लेके पी तक का पॉइंट है 29 सेंटीमीटर, और पूरे रॉड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 14 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, 29, इन दोनों सबको मैंने मीटर्स में लिखा। ये आपके पास चार्ज की मैग्नीट्यूड आ गया, और ये आ गया, और डायरेक्शन है टूवर्ड्स
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। प्रॉब्लम नंबर 27 है कि हमारे पास ये सेमी सर्कल है, ये चार्ज रिंग है, हाफ रिंग है, और आपने इसके सेंटर में यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है कि इसका जो लेंथ है रॉड की वो पाई आर है। जैसे कि हमारे पास सर्कमफ्रेंस का एरिया लेंथ होती है 2 पाई आर, तो हाफ की होगी पाई आर, और वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप आर फाइंड कर लोगे। और ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी मैग्नीट्यूड है 7.5 माइक्रो कोलम। और हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहला स्टेप हमारे पास ये है कि इसको हाइपोथेटिकली कई हिस्सों में, और एक डी क्यू की वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चूंकि हमारे पास आर आ गया, आर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जो हर पॉइंट के लिए, हर पैच के लिए डी क्यू के लिए हमारे पास सेम है। तो मैंने एक डी क्यू के लिए लिखी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के ई डी क्यू और आर स्क्वायर। तो के डी क्यू हमारे पास आ गया लेमडा डी एक्स, क्योंकि लाइन चार्ज है। और बाय सिमेट्री हमारे पास ये है कि जो वाई कंपोनेंट्स हैं सारे, ये वाई कंपोनेंट्स वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर नीचे यहाँ तक का जो वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो उसकी डायरेक्शन नीचे होगी, और यहाँ से ऊपर तक का, ये इस तक का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो इन सबको सम करेंगे तो जीरो आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया सबका डिस्टेंस सेम है, और इनकी जो पैचेस की जो डी क्यू हैं वो भी सेम है। तो हर पॉइंट पे इस तक, यहाँ तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। और यहाँ तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरह से हम ये जो उसका वाई कंपोनेंट है उसे कंप्यूट नहीं करेंगे। अब अगर आप बात करें इसकी थीटाज, इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो वो हम कंप्यूट करेंगे, उसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी, क्योंकि सबकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये मेरे पास लेट से थीटा है, ये अपर लाइन के साथ वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के साथ थीटा है। तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा टू डी एक्स। डी एक्स बनेगा के ई लेमडा आर ओवर आर स्क्वायर, और डी थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे मैंने ये किया है डी एक्स इज इक्वल टू पुट किया आर डी थीटा के। तो ये मैं मेंशन कर दूँ कि डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा के। तो डी एक्स की जगह पे आ गया ये आर बाहर आ गया, और ये डी थीटा अंदर आ गया, क्योंकि इसी पे इंटीग्रेशन है। और कॉस थीटा ये एक्स कंपोनेंट है, इस वजह से है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे, तो ये एंगल है हमारे पास 90, ये हो गया 180, और यहाँ तो बन गया 3 पाई ओवर 2 में पुट करेंगे लिमिट्स। लिमिट्स पुट करेंगे तो ऊपर भी आएगी 3 पाई ओवर 2 की भी आएगी वैल्यू, लो की आएगी 1, दरम्यान में -1 है इंटीग्रेशन की वजह से, माइनस है आपके पास। तो दोनों का आंसर -2। तो ये आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से है। तो इस तरह से आप चार डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। अब ये प्रॉब्लम है एक इसी जुमले में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मेरे पास एक रॉड है जो ये है, इसके सेंट्रल एक्सिस पे सेंटर में ही फील्ड फाइंड करनी है, और रॉड है पॉजिटिव चार्ज, इसकी लेंथ है एल। तो हम जैसे पहले करते हैं हम दोबारा यही करेंगे, ये स्मॉल पैचेज में डिवाइड करेंगे, एक किसी पैच के लिए आर्बिट्रेरी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और सारे पैचेस को हम कर देंगे ऐड। तो पहले पैच किया हमारे पास डी एक्स की वजह से डी क्यू की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे के ई डी क्यू और आर स्क्वायर, और डी,
और बाइसिमिट्री हमें ये बता रही है कि डा वाला, कि अगर आप इसका कंपोनेंट लें साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से ये जो पॉजिटिव एक्सेस की तरफ होगा। तो यहाँ तक अगर आप इस यहाँ से इंटीग्रेट करें मिड तक, तो आपके पास सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स आएंगे जो वर्टिकल कंपोनेंट के हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे, वो आएंगे पॉजिटिव एक्सेस की तरफ। और अगर आप यहाँ से करें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, तो इसका वेक्टर बनेगा यहाँ पे ये, और इसके सारे वेक्टर आएंगे नेगेटिव, सारे नेगेटिव, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव आएंगे, और सबका सम आएगा आपके पास इसका ज़ीरो। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और सबका इसके पास आपके पास सम आएगा इसका ज़ीरो। तो इस वजह से हमने ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट हम कैलकुलेट करें, क्योंकि बाइसिमेट्री हमें नज़र आ रहा है कि वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे वो होंगे इनके ये कंपोनेंट्स, ये ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये देखें इसकी वजह से भी ऊपर होगा कंपोनेंट, इसकी वजह से भी ऊपर होंगे। तो ये सारे सम अप होंगे एक ही डायरेक्शन में, जबकि ये जो था अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो डी ई कॉस थीटा अलॉन्ग बाई डायरेक्शन, तो ये हमारे पास है -L/2 से लेके +L/2 तक। इंटीग्रेट करें हम इसको, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी आप यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। ये थीटा है, तो मेरे पास ये बेस बन जाएगी, और ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस बन गई, और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू है बाइपोथागोरस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी आर की वैल्यू पुट की हुई है, आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है आर की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे शो कर दी है वाई ओवर आर, जो यहाँ पे पुट कर दी है आर की जगह पे। इंटीग्रेट अगर हम करें इसको, तो इंटीग्रेशन हमारे पास होगी सिर्फ एक्स पे, और जो कि हमने देखा कि दोनों की इंटीग्रेट, दोनों जो है एक दूसरे में सम हो रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रिक डायरेक्शन सेम है। तो मैं -L/2 से L/2 तक इंटीग्रेट करूँ, तो करूँ, इससे अच्छा है कि मैं 0 से लेके L/2 तक इंटीग्रेट करूँ, उसको साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि दोनों जगह दोनों साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सम अप हो रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, वो है ये, सब बाय सब्स्टिट्यूशन है, लेमडा एंड dx/x² + a² पावर 3/2, इसका रिजल्ट है ये। आप ये यूज़ करें इसमें, और लिमिट्स पुट करें। लिमिट्स जो है आपके पास लोअर लिमिट ज़ीरो है, और अपर लिमिट आपके पास ये ज़ीरो, लोअर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो ये ज़ीरो कर देगी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट ये आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें आप, तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड आपके पास लाइन चार्ज, वो ये क्यों है। तो अगेन आप स्टेप में डिवाइड करें सिर्फ, कि स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, फिर आप सिमेट्री देख सकते हैं कि कोई कंपोनेंट कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, फिर उसके बाद आपने देखना है कि इंटीग्रेशन यूज़ करिए और सबको सम अप कर देना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपके पास। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी हम एक फिनोमेना है जो हमारी कई एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, होता है, कि अगर आपके पास एक चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड है क्यू, और मैस है और उसकी में वो है एम, आप उसे प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगी, उसके एक्सीलरेशन क्या होगा बेसिकली। तो हमें पता है कि अगर आप चार्ज को रखें और उसका मैस, चार्ज को रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है क्यू ई, ठीक। और उसका अगर मैस भी हो तो उसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ भी अप्लाई होगा, वो उसका उसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा ए, और वो जो कि इसके ऊपर फोर्स होगी वो ए टाइम एम होगी। तो अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो आप इसको लिए एक्सीलरेशन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम, ई की जो ई की डायरेक्शन होगी एग्जैक्टली वही ए की डायरेक्शन होगी। अगर आपके पास ई यूनिफॉर्म है, तो आपके पास एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो हमारी सारी प्रॉब्लम है जो तकरीबन उसमें ई जो होगा यूनिफॉर्म ही होगा, और एक्सीलरेशन इसकी वजह से कांस्टेंट होगा। अगर आपके पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो आप अपनी सारी वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, वो यूज़ करके पार्टिकल की वेलोसिटी भी बता सकते हैं सर्टेन टाइम के बाद, कि इतने टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी ये होगी, या अगर फाइनल वेलोसिटी ये है, फिनिशियल वेलोसिटी ये है,
और कितने टाइम में आपके पास पार्टिकल वहाँ पे पहुँचेगा, या फिर डिस्टेंस क्या होगा। सारी काइनेमेटिक्स आप बता सकते हैं, क्योंकि बस एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन बनाने के बाद आप सारा वो उसकी 33 इक्वेशन को यूज़ करके उसके बारे की जो मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। जिसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। हमारे पास लेट से एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। रेड में मैंने आपको शो की हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों के दिमाग में डिस्टेंस है डी। तो चार्ज हमारे पास है पॉजिटिव प्लेट से, वो स्टार्ट होता है और एंड होता है प्लेट प्लेट बी पे। इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, और फाइनल वेलोसिटी हमें कहा गया है कि पता करके बताएं क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी बी। तो थर्ड इक्वेशन में जो कि मेरे पास डिस्टेंस गिवन है, तो मैं थर्ड इक्वेशन मोशन यूज कर रहा हूँ। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। तो इसको आप रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे ये है वी ए, ये वी बी है, तो वी ए यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई। वी ए चूँकि नेगेटिव जीरो है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और वी बी का स्क्वायर है, आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2a d। एक ही जगह पे आपके पास आ गया क्यू ई ओवर एम, एक ही जगह पे आ गया क्यू ई ओवर एम। तो वी बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 QE m इंटू डी। एक और तो ये हमने बता दिया कि इसका सर्टेन ये नेगेटिव पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और वो अ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो, तो एक डिस्टेंस जी के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक दूसरा तरीकाकार भी है इस चीज़ को फिगर आउट करने का, वो है क्लोज सिस्टम से ट्रीट करें और इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें। तो यहाँ पे के पास जितना वर्क करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इक्वल टू होगा उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट प्रोडक्ट कॉस जीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 1/2 mv/b² एफ इंटू इज इक्वल टू एफ ई डेल्टा एक्स। इसको आप एफ ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्यू ई डी इज इक्वल टू 1/2 mv/b²। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो एग्जैक्टली ये वही फार्मूला आएगा जो आपके पास ये है। तो ये दो तरीकाकार हैं आपको एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक और प्रॉब्लम, हाँ, वो ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो कि है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये है, ये गिवन है। और डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट में पार्टिकल के वो है ये 7 × 10⁻², जो है 7 सेंटीमीटर। दो पॉइंट्स, ये फाइनल इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पार्टिकल जो है मूव किया गया है, थ्रो किया गया है नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स की तरफ। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की भी यही है, और हमने इसकी बतानी है काइनेमेटिक्स। तो पहली पहली चीज़ है, मैंने इसका एक्सप्रेशन निकाला। तो क्योंकि ये आपके पास प्रोटॉन है, और क्यू की जगह पे ई आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे -6 × 10⁻5 आ जाएगा। मैस है इसका 1.67 × 10⁻27। ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सीलरेशन जो कि डिक्रीजिंग है। तो याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव होता है, अगर ऐसे आप उसे छोड़ें, वो टूवर्ड्स पॉजिटिव, टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको थ्रो करें अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो उसको उसको डीएक्सीलेट कर रही है। अब अगर आप इस पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो आप इसको करूँगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2 Δx डॉट a इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर माइनस वी आई एक्स स्क्वायर। तो चूंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो है, ये पार्टिकल रुक गया हुआ है, ये प्रोटॉन रुक गया हुआ है यहाँ पे। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, वो पुट कर दें आप यहाँ पे। और ए एक्स की वैल्यू भी मुझे पता है, यहाँ पे 2 Δx की वैल्यू भी पता है, डेल्टा एक्स 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर है। वो वैल्यू पुट करके मैं वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बता सकता हूँ यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पुट करके मैं बता सकता हूँ कि कितने टाइम के बाद प्रोटॉन को अगर यहाँ से यहाँ थ्रो करें और 7 सेंटीमीटर के बाद रुक जाए, तो कितना इसमें टाइम लगेगा। और नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।